जो भी नए विद्यार्थी मेरी लाइव क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी लाइक करें अगर आप देख रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं, टाइम हो गया है। Here is the first question. ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताएं, इसका आंसर दें। 21वां क्वेश्चन है ये। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी, और जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं एशियन हिस्ट्री के, कल कर दिए हैं मैंने खत्म, और अभी ये 21वें क्वेश्चन से मैं इसको चालू करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। नाइस सर, मैं आपका वीडियो देखता हूँ बाद में। ओके राजेंद्र जी, आप बाद में देखते हैं मेरे वीडियो को, थैंक यू सो मच। चलिए आज हमारे साथ में देखिए, आप लाइव देखिए, और जो भी आपके पास में क्वेश्चन है रिलेटेड टू एशियन हिस्ट्री, यू कैन आस्क मीनवाइल इन द लाइव क्लास। चलिए बताएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या सुत्त पिटक, 2 या 3 दोनों में से दोनों होंगे इसमें। इसका आंसर दें। इसका आंसर आप लोगों में से किसी को अगर जानकारी है तो फटाफट दे दें। चलिए मैं बताता हूं, अगर इफ यू डोंट नो अबाउट दैट आंसर। इसका जो आंसर है ये है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जो ग्रंथ है वो है सुत्त पिटक, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ द अनदर क्वेश्चंस is coming. Here the 22nd question. गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी। लच्छवी, कोयल, सोलंकी या शाक्य। आप आराम से बता सकते हैं इसको, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बताएं, गौतम बुद्ध की जो मां थी महामाया, वो किस वंश से थी। बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अवश्य डालें, क्वेश्चन नंबर के साथ में बताएं आंसर, कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बताएं। चलिए आंसर आना चालू हुआ। विकी जी ए पर जा रहे हैं, लच्छवी वंश पर,
और पहले चौथे पर थे, देवेंद्र जी भी ए पर हैं। ओके ठीक है, तो आप लोग ए पर हैं। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर, कोयल वंश की थी ये, कोलीय वंश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, महामाया क्षत्रिय कोलीय वंश की ये पुत्री थी, और इनका जो विवाह हुआ था, ठीक है, वो हुआ था क्षत्रिय शाक्य वंश में, क्षत्रिय शाक्य वंश के राजा से हुआ था, और वो थे शुद्धोधन। शुद्धोधन के साथ में इनका विवाह हुआ था महामाया का, और उनके पुत्र थे सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे वो महामाया और शुद्धोधन के पुत्र थे। बाद में उन्होंने तप किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन योग में बिताया, तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया था। ठीक है, सो कोलीय वंश की थी ये उनकी मां महामाया। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं इसका साइज, ये लो। Here is the second 23rd क्वेश्चन। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकट्स कहा जाता था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने दिया था? डी आर भंडारकर ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, आर पी चंद ने, या विलियम्स जोन्स ने? बताएं, अलग अलग है ये, थोड़ा सा स्पेस नहीं आया इसमें। अलेक्जेंडर कनिंघम, डी आर भंडारकर, आर पी चंद्र, या विलियम्स जोन्स, इनमें से कौन सा आंसर सही है? बताएं, आई एम वेटिंग। चलिए, आंसर आ रहा है, अनुपम बाथम जी बता रहे हैं चौथा नंबर। वेरी गुड, चलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दिया था। ठीक है, विलियम जोन्स इज द करेक्ट आंसर। और सेंड्रोकोटस के साथ में इनको एक और नाम दिया गया था, वो है एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस भी कहते थे। ठीक है, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही इनका उल्लेख किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। प्राकृत भाषा में व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? पिंगल ने, यास्क ने, वररुचि ने, या शौनक ने? इसका बताएं आंसर। इसका आंसर क्या है, आप बताएंगे फटाफट।
क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दें। चलिए आंसर आना चालू हुआ। अनुपम जी पहले नंबर पर आ रहे हैं। एनीबडी एल्स? विक्की जी, देवेन जी, शिवानी जी, इफ यू नो द आंसर देन पुट योर ओपिनियन। चलिए इसका जो आंसर है वो है थर्ड नंबर, वररुचि। वररुचि इज द करेक्ट आंसर। वररुचि ने की थी, ठीक है ना, प्राकृत भाषा में व्याकरण, जिसका नाम है प्राकृत प्रकाश, इसकी रचना की थी वररुचि ने। लेकिन ये कब की गई थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसकी तिथि याद नहीं है, इसकी डेट, एट व्हाट डेट, ठीक है ना। ये जो ग्रंथ बनाया गया, इसकी रचना की गई, ये कब की गई इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी रचना की थी वररुचि ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताएं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये? बताएं। और तैत्तिरीय ब्राह्मण, चलिए इसका आंसर आना चालू हुआ। 25 का फर्स्ट बता रहे हैं अनुपम जी। रामकिशोर जी भी पहले नंबर पर आ रहे हैं और तरुण गुप्ता जी भी पहले नंबर पर आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। देखिए ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इसका जो आंसर है करेक्ट वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसका जो किस ग्रंथ से है, ये है यजुर्वेद का, ठीक है ना, जिसमें कि शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, और इसमें जो ये है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है ना, ये आरण्यक है, ठीक है ना। ये क्या है? आरण्यक, ये आरण्यक में आता है, ठीक है ना। और ये जो है शतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ में आता है ब्राह्मण ग्रंथ का ही ये एक रूप जो आरण्यक है, लेकिन इसमें ये ब्राह्मण ग्रंथ में आता है और ये आरण्यक में आता है, ठीक है। और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। कौशोतिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। पच्चविंश ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ, ये भी ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी तरीके से आरण्यक में भी ऐरतक आता है, तैत्तिरीय आता है और मैत्राणी, ये आरण्यक में आता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। मथुरा का कला स्कूल, मथुरा का जो कला स्कूल है का उन्नत समय काल किस काल को कहा जाता है? कुषाण, शक, मौर्य या गुप्त? मथुरा में जो कला स्कूल था, ठीक है ना, वो कब उन्नत हुआ और उसको वो किस काल को कहा जाता है? किसके वंश के समय में ये फला फूला?
इसका आंसर दें। 26 का तरुण जी ने डी पर टिक किया है। एनीवन? और कोई बताएगा? चलिए, इसका जो आंसर है वो है कुषाण। मथुरा का जो कला स्कूल है उसका जो फला फूला यानी कि उस समय का जो उन्नत समय था, जिस समय इस पूरे मथुरा की कला स्कूल को प्रसिद्धि मिली और काफी अच्छे से आगे बढ़ा, तो वो है कुषाण वंश। कुषाण वंश इज द करेक्ट आंसर। और कुषाण वंश के समय का में ही इसने अपना संपूर्ण विकास किया था। और ये जो मथुरा का कला स्कूल है ये विश्व प्रसिद्ध था। उस समय विश्व प्रसिद्ध स्कूल था, ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध स्कूल था ये। और मथुरा कुषाण वंश की राजधानी थी उस समय, ठीक है ना। और उस समय का कुषाण वंश का जो सर्वश्रेष्ठ राजा था वो कौन था? कनिष्क। कनिष्क, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था कुषाणों में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मथुरा कुषाण वंश की राजधानी थी और वहीं पर कला स्कूल को अच्छे से उन्नत हुआ और वो उस समय का विश्व प्रसिद्ध कला का स्कूल था। ये आ गया अगला क्वेश्चन। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या फिर वर्धन? गुप्त के बाद, गुप्त वंश के बाद में जो अगला वंश आया था उनमें से किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था? बताएं। बताएं इसका आंसर। ट्वेंटी सेवंथ का बी बता रहे हैं। राजकिशोर जी बी पर आ रहे हैं, तरुण जी भी बी पर आ रहे हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है पल्लव। पहला नंबर इस करेक्ट आंसर है, फर्स्ट नंबर। गुप्त राजाओं के बाद में पल्लव वंश के जो राजा थे उन्होंने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था, ठीक है ना, पल्लव वंश के। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुप्त वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त इसके संस्थापक रहे, है ना, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और ये जो गुप्त वंश था ये था 240 से 40 ईस्वी, इस समय इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और इनका जो कार्यकाल था 240 से लेके 280 ईस्वी तक रहा ये श्रीगुप्त का, ठीक है ना। उसके बाद में फिर लगातार फिर दूसरे जो राजा रहे गुप्त वंश के वो अन्य थे लगातार। उसके बाद में घटोत्कच आए थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, ठीक है ना। फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो कि इनका गोल्डन पीरियड रहा समुद्रगुप्त का, जिसको कि भारत का नेपोलियन कहते हैं। और उनका जो कार्यकाल था समुद्रगुप्त का, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का इनका जो समय था वो था 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, ठीक है, 375, ठीक है, 375 ईस्वी तक था। और ये बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा थे गुप्त वंश के, ठीक है। गुप्त वंश के बारे में बता दिया मैंने आपको पूरा। अब इसमें पल्लव वंश के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पल्लव वंश कहाँ था। चलिए, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में जब आएगा।
ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगली पुत्सितिस या फिर अश्वघोष? प्रथम जो बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बताएं। इसका आंसर दिया आपने 28 का ए बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स? विक्की जी ए पर जा रहे हैं। विक्की जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। महाकश्यप ही थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष। महाकश्यप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाकश्यप थे। और प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी उस समय जो राजा था वो था आजाद शत्रु। ठीक है ना, आजाद शत्रु के समय में ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और उस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मैंने बताया था आपको पल्लव वंश जो था, ठीक है ना, जिसके बारे में बताना चाहता था कि अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। जो पल्लव वंश था वो पल्लव वंश दक्षिण का राजवंश था। ठीक है, दक्षिण का राजवंश था ये। ठीक है, और ये कृष्णा नदी के पास में, जो कृष्णा नदी है उसके पास में, ठीक है ना, पल्लवी का आधिपत्य था यहाँ पर, पल्लवी। ठीक है ना, पल्लवी उनके नाम पर फिर ये पल्लव वंश पड़ा। ठीक है ना, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बप्पा देव पल्लव वंश के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये इस तरीके के थे अन्य शासक इस पल्लव वंश में बाद में आए। ठीक है, नरसिंह वर्मन, दंती वर्मन, ठीक है ना, इसी वंश के प्रमुख शासक रहे। ठीक है, तो ये है पल्लव वंश के बारे में मैंने बताया, लेकिन ये कब आया था इसके बारे में जानकारी मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में जैसी जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें और मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लगातार मैं लाइव क्लास लेके आ रहा हूं हर रोज, एमसीक्यू सीरीज, साथ में एमपीजीके की भी। एमपीजीके 12 बजे से होता है, दोपहर में रहती है उसकी क्लास 12 से 1, और एमसीक्यू सीरीज 8 बजे से लेके 9 बजे तक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? भारत, म्यांमार, चीन या मिस्र? बताएं। नाभी वर्ष इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर पुट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं वो मेरे को जानकारी होनी चाहिए। चलिए बताएं इसका आंसर। समय ना लिया करें, टाइम ज्यादा हो जाता है। इफ यू नो द आंसर पुट योर आंसर फास्टली। 29 का डी, विकी जाटवा जी बता रहे हैं। चलिए और कोई बताएगा? चलिए इसका जो आंसर है वह है भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है, उसका नाम था ये इतिहास का, भारत को ही कहते थे नाभी वर्ष। ठीक है ना, और ये ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार है, ऐतिहासिक जो
ग्रंथ हैं उससे इनकी जानकारी मिलती है। ये भारत का पुराना नाम था नाभिवर्ष, और इनका जो नाम रखा था जैन तीर्थकर, जो जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव थे, उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था नाभि, राजा नाभि था उनका नाम, ठीक है ना। उनके नाम पर भारत का नाम नाभिवर्ष रखा गया था, ठीक है। और ये भारत का ऐतिहासिक नाम था, पुराना नाम था नाभिवर्ष। ये ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, ग्रंथ हैं, उससे इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे पास में जो क्लू है उससे मैं आपको बता रहा हूं। ग्रंथ है और वो हो सकता है जैन ही ग्रंथ हों, जैन तीर्थ करके ही जो देव रहे हैं ऋषभदेव और जो भी इनके तीर्थ कर रहे हैं, उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है ना। तो उनके अनुसार है ये राजा नाभि, उनके नाम पर नाभिवर्ष का नाम था। ये क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। इसका आंसर दें आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है वो सभी है, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो कथन गलत क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और चेरे वंश की राजधानी वंशी थी और विदेह वंश की राजधानी मिथिला थी, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, ये कथन गलत है इसका। ये अगला क्वेश्चन आया आपके सामने। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का कारण क्या था? माल सस्ता हो गया था, स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, मंदी की अव्यवस्था हो गई थी, या फिर व्यापार में गिरावट आ गई थी? बताएं। गुप्त जो वंश था, गुप्त काल के समय स्वर्ण सिक्कों की कमी आ गई थी, ठीक है ना। और गुप्त काल के बाद में इसकी कमी का कारण क्या रहा, क्योंकि लगातार फिर ये कमी चलती रही। इसका आंसर आप दें। चलिए, कैरम जी बता रहे हैं व्यापार में गिरावट आ गई थी। और कोई बताएगा? चलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं कैरम जी, व्यापार में गिरावट आ गई थी, बिजनेस डाउन हो गया था वहां पर गुप्त काल के समय में। इस कारण से गुप्त काल के समय सिक्कों की कमी आ गई थी और उसके बाद में भी ये कमी चलती रही, ठीक है। तो इसका आंसर व्यापार में गिरावट आ गई थी। अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? मेगास्थनीज, हेलोडोरियस,
हेरोडोटस या फ्यान? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्रीक राजदूत, कौन सा ग्रीक राजदूत था? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में। रामकिशोर जी बी पर जा रहे हैं। एनीबॉडी एल्स? 32 का। थर्टी टू पे हैं क्या आप लोग? रामकिशोर जी ने 32 का दिया है आंसर। चलिए ठीक है, 32 का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, हेलोडोरियस। हेलोडोरियस ने ही ये ग्रीक का राजदूत था, ठीक है ना, और उसने विष्णु के सम्मान में ये स्तंभ बनाया था। विष्णु जो कि शुंग वंश का राजा था। शुंग वंश का ये राजा था विष्णु, ठीक है ना। कहाँ का था ये राजा? विदिशा का राजा था। और विदिशा में, ठीक है ना, ग्रीक राजदूत था हेलोडोरियस। उसने इस राजा विष्णु के सम्मान में ये स्तंभ बनवाया था, ठीक है। और ग्रीक के ही धर्म ने उन्होंने वहां पर भागवत धर्म की स्थापना की थी। हेलोडोरियस स्तंभ लगाने के बाद में भागवत धर्म की स्थापना, ठीक है ना। और ये शुंग राजा विष्णु के सम्मान में ये स्तंभ बनवाया था विदिशा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस के रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आता है हेलोडोरियस के बारे में। हेलोडोरियस का स्तंभ आज भी विदिशा जिले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हेलो राजकुमार जी, अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, पहले भी पूछ चुका हूं मैं, आप बता देंगे इसका। रिपीट हुआ है। गुप्त राजाओं ने किन राजाओं के लिए गरुड़ का चिन्ह अपनाया था? ये मैं बता चुका हूं, इसमें आंसर पल्लव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिपीट हुआ है ये लीजिए 34 क्वेश्चन। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग या प्रवरसेन प्रथम? 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर शायद आना चालू हुआ। क्वेश्चन नंबर नहीं डाला आपने। चलिए इसका जो आंसर है वो है चौथा, प्रवरसेन। प्रवरसेन इज द करेक्ट आंसर। प्रवरसेन ने ही 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, ठीक है। और ये वाकटाक वंश का राजा था ये, ठीक है। और ये वाकटाक वंश कहाँ का था? दक्षिण भारत का ये
राजवंश था और वहां पर इसने राज किया था प्रवरसेन ने। और ये जो राजवंश था ये ब्राह्मण राजवंश था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ब्राह्मण राजवंश था ये। और इस राजवंश ने तीसरी सदी से लेके 5वीं सदी तक, ठीक है ना, दक्षिण में अपने राज को स्थापित कर रखा, ठीक है। और ये गुप्त राजाओं के समकालीन थे। जो गुप्त राजा थे, समुद्रगुप्त, घटोत्कच और श्रीगुप्त, उसके राजाओं के ये समकालीन थे। गुप्त राजाओं के समकालीन था ये राजा, ठीक है ना। और उसने ये 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था, ठीक है। प्रवरसेन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी, वन वाज द फेमस यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन द एशियन हिस्ट्री। कौन बताएगा? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? नालंदा विश्वविद्यालय। बताएं। इसका आंसर दें। 35 का ए बता रहे हैं राजकुमार यादव जी, और रामकिशोर जी सी पर जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर। वेरी गुड। और कोई बताएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं रामकिशोर जी, कुमारगुप्त इज द करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के समय हुआ था, जो कि गुप्त वंश का राजा था, ठीक है। और इसने जो राज किया था, ये किया था 414 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक, ठीक है। और ये कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है ना, विकास हुआ था और उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो कौन था? इसके बारे में तो आपको मालूम है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की इनको उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। उज्जैन का राजा था ये, उसका पुत्र था कुमारगुप्त, और इसका पूरा नाम था महेंद्र, ठीक है ना। इसने भी अपनी एक उपाधि ली थी महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी इसने, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके पिताजी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, आप इसको ऐसे याद रखना जो बहुत जरूरी है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो था 380 ईस्वी से लेके 414 तक। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की काल का समय था, ठीक है। अब आ गया 36, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये, आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट। चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको। यस, आई थिंक इट्स विजिबल, हियर इट इज। 36, कौन से राज गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? इसमें से कौन सा राज है जो गौतम बुद्ध से
संबंधित था? अवंती, गांधार, कौशल या फिर मगध? सही विकल्प चुनिए इनमें से। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, तीसरा और चौथा, या फिर पहला, तीसरा और चौथा? राजकुमार जी, स्पीड में पढ़ाऊंगा तो आपको और अन्य लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई नहीं होगा, हर चीज बताना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के ऑप्शन ही लेके बता दूंगा मैं तो हाउ यू विल क्लेरिफाई? अगर किसी चीज को स्टोरी के साथ में बताते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी मेमोराइज, वो याद होता है। किसी भी चीज को याद करने के लिए एक कहानी जरूरी होती है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा देन आपको याद नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। दैट इज माई स्ट्रेटेजी एक्चुअली। मैंने जिस तरीके से अपने आप को मेमोराइज किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी पढ़ के अपन भूल जाएं या फिर धीमे धीमे पढ़ के उसको समझ के याद रखें तो वो बेटर रहेगा। चलिए इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ गया इसका 36 का। 36 का आंसर जो दे रहे हैं, फर्स्ट दे रहे हैं, चौथा दे रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है थर्ड नंबर, तीसरा और चौथा, यानी कि कौशल और मगध। ठीक है ना, ये दोनों गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। ठीक है, कौशल के जो राजा थे प्रसन्नजित, ठीक है ना, जो कौशल के राजा थे वो थे प्रसेनजित, वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इसी तरीके से मगध का जो राज था, ठीक है ना, वहां से गौतम बुद्ध प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे, मगध राज से। ठीक है, तो ये दोनों से संबंधित थे गौतम बुद्ध का जीवन। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन है बोगज, बोगज कोई अंजी लेक कहां खोजा गया? लगता है थोड़ा सा मिस है ये। बोगज को कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को मिस करते हैं, अगली बार देखेंगे, समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है ये क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का जो विकास है वो किसके काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? बताएं फटाफट, इसका आंसर दें। बताएं। इसका आंसर दें आप लोग। राजकुमार जी ने आंसर दिया। चलिए इसका जो आंसर है वो है कनिष्क। कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। आंसर, बौद्ध धर्म का महायान पंथ का जो विकास हुआ था वो कनिष्क के समय हुआ था, और कनिष्क के समय ही पहली जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, अभी क्वेश्चन मैंने बोला था ना, पहली जो मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या बोला था। बौद्ध संगति, हाँ, पहली बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी, और उसी ने महायान पंथ का
शुरुआत की थी, ठीक है ना, उसी के काल में ये विकास हुआ था, ठीक है। और कनिष्क का जो काल था, कनिष्क का काल था ग्रंथों के अनुसार ये 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा और ये सिंहासन पर आसीन हुआ था, ठीक है। और इसी के समय में बौद्ध धर्म की जो पहली प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो इसी के समय में हुई थी। यहाँ पे इस पे जो अध्यक्ष थे महाकश्यप इसी के काल में थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है, बताएं। घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, आप पहले भी मैंने पिछली क्लास में, कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था इसका आंसर, अगर आप लोगों ने अटेंड किए। इसका जो आंसर है वो है घोड़ा। घोड़ा इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ था उसका जो चिन्ह है वो है घोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है शौनक, अश्वलायन, संख्यायन या शाकल, बताएं। इसका आंसर दें। कैरम जी बता रहे हैं बोगज गाई। अच्छा, बोगज गाई है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था। बोगज गाई का अभिलेख मध्य एशिया में दिया है पर देश का पता नहीं। कैरम जी इसका जो देश है वो है टर्की, ठीक है ना। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, अब क्लियर हो गया। टर्की से आया था ये अभिलेख, ठीक है ना। बोगज गाई का जो अभिलेख है मध्य एशिया के टर्की देश से आया था, टर्की देश का ये अभिलेख है, ठीक है ना। इसको आप क्लियर कीजिएगा, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर टर्की, टर्की देश था ये, ठीक है। अच्छा इसका आंसर दें। निम्नलिखित कौन सी थी, आंसर दें इसका। चलिए इसका जो आंसर है वो है शाकल। शाकल इज द करेक्ट आंसर। ये ऋग्वेद की शाखा थी और ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक थी, ये तो आपको मालूम है। सबसे पहले की जो पुस्तक थी, सबसे पहली पुस्तक थी ये पूरे विश्व की, सबसे पहली पुस्तक थी। और इसकी दो शाखाएं थी, दो शाखा थी इसकी। एक तो ये थी शाकल और दूसरी थी वास्कल। दो शाखाएं थी इसकी, शाकल और वास्कल, ठीक है ना। और ये विश्व की पहली पुस्तक थी ऋग्वेद, ठीक है। हो गया क्लियर। इस क्लास के 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। 20 क्वेश्चन ही लेता हूं मैं हर बार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई शुड वाइंड अप दैट क्लास। जितने भी नए विद्यार्थी मेरे इस क्लास के साथ जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। कल फिर मिलते हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, जिसमें कि हम अगले 20 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ 12 बजे से हम एमपी जीके पर स्टडी करते हैं। एमपी जीके का हर डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही है क्लास, हर जिले के ऊपर में जानकारी दे रहा हूं मैं। आज का जो जिला है वो है दतिया। दतिया जिले के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसके बारे में सारे फैक्ट्स और सभी पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा कि दतिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वहां पर इंपॉर्टेंट प्लेस और कौन कौन सी नदियां आजू बाजू से बहती हैं, मतलब सारी चीजें। दतिया की जनसंख्या कितनी है, दतिया का कौन सी तहसीलें हैं, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन
12 o'clock। गुड बाय ब्रिजेश जी, लगातार आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कल फिर मिलते हैं।